Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. My name is Pragya and आज की वीडियो में हम क्लास 11th लीगल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को कवर करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कैसे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, पहले हम लोग इस चैप्टर का टाइटल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्म्स क्या होता है? ठीक है, फॉर्म्स होता है कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैनिफेस्ट मतलब कि आप किस तरीके से उसको दिखा सकते हो। जैसे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या आ जाता है? मोनार्की, मतलब कि ऐसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हो एज अ मोनार्की कि यहाँ पे एक सिंगल जो पर्सन है, रूलर, ठीक है, ये गवर्न कर रहा है पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, उसके रूल्स एंड कमांड्स पे पूरी गवर्नमेंट चल रही है। डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड क्या होल्ड कर रही है? डेमोक्रेसी होल्ड कर रही है कि कैसे विल ऑफ पीपल को मैनिफेस्ट किया जाएगा, कैसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या कहते हैं, इलेक्ट किए जाएंगे बाय पीपल एंड दे विल बी गवर्निंग लाइक द होल कंट्री। ठीक है, तो ये क्या ही फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट किस तरीके से हम प्रेजेंट की कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है ऑर्गन। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे लंग्स है, लंग्स क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर भी वेरियस ऑर्गन्स हैं बेसिकली, ताकि वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जैसे हम जब बात करते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन की, लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉज बनाना। हमारी कंट्री में जो नेशनल लेवल पे लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्या हो जाता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है जो बेसिकली इन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, इनको फाइनली इन्फोर्स करेगा। जैसे हम बात करते हैं हमारे जो जितनी भी सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, IAS IFS ऑफिसर्स, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं? लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, फिर जितने भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सब क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का ही पार्ट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? रूल्स एंड लॉज को इंटरप्रेट करना। ठीक है, उनको प्रॉपर्ली देखने की क्या कहते हैं, वो इन्फोर्स हो भी पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चेक मेंटेन रखना ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइटल का मतलब यही है कि इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे गवर्नमेंट को अलग अलग फॉर्म्स दिए जा सकते हैं। मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी। हम देखेंगे कि हर एक कंट्री में कैसे चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इनके क्या जनरल फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था व्हाट इज अ स्टेट, what is government and how government is an essential element of state. स्टेट क्या था? एक पॉलिटिकल सिस्टम था, बेसिकली एक बॉडी ऑफ पीपल का पॉलिटिकल सिस्टम जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इलेक्शंस। ठीक है, एंड अपना जुरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटी प्रेजेंट कर रहा है बाय द यूज ऑफ रूल्स। ठीक है, ऑन द सिटीजन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऑन द अदर हैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी स्टेट के फंक्शंस है उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, स्टेट के जितने भी फंक्शंस है उसको ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट कौन परफॉर्म करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल थ्रू लीगल डिवाइसेस एंड इम्पोजेस पेनल्टीज ऑन दोज हु ब्रेक द लॉ। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं समझने वाले: सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लीगल डिवाइसेस एंड इम्पोजेस पेनल्टी। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक सिंगल बॉडी नहीं है, उसमें बहुत सारी अलग अलग स्मॉल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे पंचायती, नगर पालिका, जैसे जो ग्राम सभा हो गई, ठीक है, या फिर विधानसभा, ये सब कुछ क्या है? ये सब इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, देन कम्स द लीगल डिवाइसेस। अब इन सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से वो क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, पर कंट्रोल करने के लिए और भी क्या चीज़ें चाहिए? लीगल डिवाइसेस। लीगल डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सर्विसेज वाले ऑफिसर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लॉज हो, ये सब कुछ क्या है? लीगल डिवाइसेस है। इसके थ्रू बेसिकली जो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाते हैं। ठीक है, एंड साथ में ये लोग क्या करते हैं? पेनल्टीज इम्पोज करते हैं जो लोग लॉज को ब्रेक करते हैं, ताकि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको मेंटेन, उसको गवर्न किया जा सके, उसको देखा जा सके कि कोई इसको ब्रेक ना करे। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है अपना फंक्शंस कैसे परफॉर्म करती है? बाय बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिवाइडिंग इट्स फंक्शंस अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हर एक ऑर्गन क्या है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया वो क्या है? लेजिस्लेचर। जो इन्फोर्सिंग है वो एग्जीक्यूटिव है। जो एडजुडिकेट कर रहा है डिस्प्यूट, मतलब जो बेसिकली डिस्प्यूट्स के साथ डील कर रहा है, उनको सॉल्व कर रहा है, वो क्या कर रहा है?
वो जुडिशरी कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली अचीव करती है पर्पस ऑफ द स्टेट, ठीक है, थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ दीज अबव फंक्शंस। पर्पस ऑफ द स्टेट क्या है? बेसिकली गवर्नेंस, पीस, स्टेबिलिटी इन अ कंट्री, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन सारी चीज़ों को अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करके पर्पस ऑफ स्टेट को फुलफिल करेगी, ठीक है। इसके लिए कुछ फंक्शंस हैं जो मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है हर एक गवर्नमेंट की, जो हमने 3 डिस्कस करे: लॉ मेकिंग, एनफोर्समेंट ऑफ दिस लॉज एंड एजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स, जो भी कंट्री में होती है। तो ये 3 मिनिमल रिक्वायरमेंट्स है किसी भी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स देम एंड द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ एंड एजुडिकेट्स डिस्प्यूट, ठीक है। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसे बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसे क्या बोला जाता है? सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। बेसिकली जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बाइफरकेट कर दो पावर बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सबसे पहली जो फॉर्म है वो है मोनार्की, ठीक है। मोनार्की जो है वो है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे बेसिकली जो स्टेट मशीनरी है वो वर्क कर रही है इन द कमांड्स एंड रूल्स ऑफ मोनार्क, ठीक है। अब मोनार्क कौन है? एक पर्सन जो क्राउन होल्ड कर रहा है, ठीक है। जो भी एक सिंगल पर्सन जो वेयर करता है क्राउन, उसे क्या बोलते हैं हम? मोनार्क, ठीक है। तो जो मोनार्की है उसमें सिंपल सा एक चीज़ है कि जो स्टेट मशीनरी है, जो स्टेट की फंक्शनिंग का गवर्नेंस है, वो सब कैसे चल रहा है? कमांड, जितनी भी जो भी रूल्स या फिर कमांड्स या फिर जो भी ऑर्डर्स मोनार्क दे रहा है, उसकी वजह से पूरी स्टेट मशीनरी चल रही है। तो मोनार्की इज दस अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल regime, ठीक है, in which the supreme and the final authority is in the hand of a single person wearing a crown, irrespective whether his office is hereditary or elective, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है? एक ऐसी पॉलिटिकल regime, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे जो सुप्रीम एंड फाइनल अथॉरिटी है वो एक सिंगल पर्सन के हैंड में है, जो क्या कर रहा है? वेयर कर रहा है क्राउन को, जिसको हम मोनार्क कहेंगे। एंड फर्क नहीं पड़ता कि क्या उसका जो ऑफिस है वो हेरिडेटरी है या फिर उसको इलेक्ट किया गया है, ठीक है। इसको सिंपल सा मैनिफेस्ट किया है तो विल ऑफ वन पीपल हु इज वेयरिंग, वन पर्सन हु इज वेयरिंग अ क्राउन विल अल्टीमेटली प्रिवेल इन ऑल मैटर्स ऑफ गवर्नेंस। दिस इज व्हाट मोनार्की इज। नेक्स्ट कम्स J.W. गार्नर। इसने बेसिकली डेफिनेशन दी है, लास्ट चैप्टर में भी देखा था हमने कैसे इसने डिफाइन किया है, ठीक है। तो बेसिकली इसने बोला कि द सुप्रीम एंड फाइनल अथॉरिटी जिसकी हैंड में है वो एक सिंगल पर्सन है, इसको मोनार्क कहा जा रहा है, विदाउट रिगार्ड ऑफ वेदर इज सो लाइक बेसिकली उसको सीट किससे मिली है? इलेक्शन के थ्रू मिली है, या फिर क्या उसका बेसिकली टेन्योर है, क्या ड्यूरेशन है उसका बेसिकली ऑफिस होल्ड करने का, ठीक है। वो चाहे हेरिडेटरी हो, चाहे कोई इसका टाइटल हो, चाहे इलेक्शन हो, कोई इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। सो इट इज इन फैक्ट द विल ऑफ वन मैन दैट अल्टीमेटली प्रिवेल्स इन ऑल मैटर्स ऑफ गवर्नेंस। तो ये भी J.W. गार्नर ने एक्सप्लेन किया है सिमिलर चीज़, ठीक है। पर जैसे जैसे रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने लग गई, जैसे यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे धीरे धीरे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आई, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ? जो पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द मोनार्क थी वो कम हो गई, ठीक है। वो इट बेयरली रिमेन टू सेरेमोनियल या फिर नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सेरेमोनियल या फिर नॉमिनल हेड क्या होता है? जो सिर्फ नाम का ही है, मतलब उसके पास एक्चुअली पावर नहीं, उसको डिवॉइड ऑफ की पॉलिटिकल पावर्स, मतलब उसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने लग गई, मोनार्की जो है वो डिक्लाइन हो गई। और C.C. रोडी ने भी यही ऑब्जर्व किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इज लव्ड and respected by their people as a symbol of unity of the nation and empire but are devoid of political power। मतलब जो लोग हैं वो उनको पसंद करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको रेवर करते हैं फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन, को एक सिंबल माना जाता है उनको एज अ यूनिटी ऑफ नेशन, पर उनके पास जो पॉलिटिकल पावर होती है वो उनको नहीं दी जाती है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जो है वो एक 2 ग्रीक वर्ड से बन के निकली है, एरिस्टो विच मीन्स द बेस्ट एंड क्रेटियन विच मीन्स टू रूल, ठीक है। तो बेसिकली जो बेस्ट पीपल ऑफ सोसाइटी हैं वो रूल करेंगे कलेक्टिवली। एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की में क्या डिफरेंस है? एरिस्टोक्रेसी पे मल्टीपल लोग जो है उनकी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, दे कलेक्टिवली मेकिंग डिसीजन, ठीक है। पर जो मोनार्की है उसमें क्या एक सिंगल पर्सन पोजीशन होल्ड कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या है कि द पॉलिटिकल पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, ठीक है। कि मतलब कुछ लोगों के हाथ में कलेक्टिवली जो पावर है वो वेस्ट की गई है। अब जो ये बेस्ट पीपल है कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे? वेरियस मेथड्स के थ्रू किए जा सकते हैं, जैसे जनरली वेल्थ,
एजुकेशन, रिलीजियस पोजीशंस, फैमिली, सक्सेशन या फिजिकल फोर्स के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है, कि लाइक जिनके पास एक सुपीरियर स्टेटस है, एक इन्फ्लुएंशियल स्टेटस है सोसाइटी में, ठीक है. सो इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीस्ट, सोल्जर्स, प्रोफेशनल्स, लैंड ओनर्स ऑफ और मैन ऑफ वेल्थ, ठीक है. तो बेसिकली कोई भी ऐसे लोग हों, ठीक है, उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा किसमें, बेस्ट में, ठीक है, बेस्ट की कैटेगरी में. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. कि अब हर एक सोसाइटी का डिफरेंट हो सकता है कि कुछ लोगों ने सिर्फ प्रीस्ट को ये पोजीशन दी है, कुछ लोगों ने सिर्फ ये पोजीशन सोल्जर्स को दी है, कुछ लोगों ने क्या पता प्रीस्ट सोल्जर्स का कॉम्बिनेशन को दिया कि हाँ भाई प्रीस्ट भी सुपीरियर है, सोल्जर्स भी सुपीरियर है, ठीक है. सो इट कैन बी इट कैन बी वेरिंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है. तो बेसिकली इसका सिंपल सा अगर डेफिनेशन देखें तो बेसिकली एक स्मॉल पोर्शन ऑफ सिटीजन्स जो है उनका वॉइस है, ठीक है, चूजिंग द पब्लिक ऑफिशियल्स एंड डिटरमाइनिंग द पब्लिक पॉलिसी एज स्टेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट एरिस्टोक्रेसी इज ऑल अबाउट, कि जहाँ पे द पॉलिटिकल पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल और सोसाइटी. ओके, तो जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज डिक्टेटरशिप, ठीक है. इसको एक्सप्लेन किया है एल्फ्रेड कोबैन ने, ठीक है. एंड ही बेसिकली सेज इट इज़ अ गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे एक सिंगल मैन जो है ही इज फंक्शनिंग ऑल हिज एब्सोल्यूट sovereignty in an unlimited scope for no time duration and is not subject to anybody's authority, ठीक है. And is having that position not by inheritance but either by force or consent or the combination of both. ये पूरा पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली व्हाट वन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विद द डिक्टेटरशिप या फिर डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कि जो गवर्नमेंट है वो एक सिंगल पर्सन की है, ठीक है ना. जो पोजीशन होल्ड कर रहा है दैट इज बाय नॉट इनहेरिटेंस बट बाय फोर्स और कंसेंट. फोर्स मतलब वही जोर ज़बरदस्ती, कंसेंट भी जो होती है वो जनरली फॉल्स होती है. फॉर एग्जाम्पल जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में आया था, ठीक है, सो ही कंडक्टेड फॉल्स इलेक्शंस टू बेसिकली शो द होल वर्ल्ड कि भाई देखो लोगों ने मेरे को इलेक्ट किया है, बट दैट वाज एक्चुअली नॉट द केस, ठीक है. इसने क्या किया, बेसिकली अपनी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज किया, राइट. एंड अनलिमिटेड स्कोप में एक्सरसाइज करता है अपना विल कोई भी डिक्टेटर, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पावर के हिसाब से यूज़ करेगा, के हिसाब से एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, अपने ऑर्डर्स पास करता है, डिग्री लाता है. इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है डिक्टेटर की, इट्स नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो रह सकता है, ठीक है. इज नॉट सब्जेक्ट टू एनीबडीज अथॉरिटी, मतलब बेसिकली इज नॉट अकाउंटेबल और आंसरेबल टू द सिटीजन ऑफ द स्टेट. जो मॉडर्न डिक्टेटरशिप होती है वो टोटलिटेरियन स्टेट बन जाती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, राइट. तो बेसिकली एक डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ वन मैन है या फिर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, जो डिटरमाइन कर रहे हैं पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. अब जो ये कंट्रोल है ये एक्सरसाइज किस पे करते हैं, पॉलिटिकल पावर ऑफ द स्टेट पे, ऑफ कोर्स, ठीक है, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट पे, ठीक है. अब डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप क्या आता है. मोनार्की में क्या है, जो पर्सन है इज होल्डिंग द टाइटल लाइक एज इन द क्राउन, ठीक है, एज इन द किंग, ठीक है, फिर जो जार बोलते हैं जो भी रशिया में, ठीक है, सबके अलग अलग टाइटल्स रहते हैं. यहाँ पे हमारे यहाँ पे राजा बोला जाता है, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड जो डिक्टेटर होता है उसके पास एज सच कोई ह्यूज टाइटल नहीं होता. सेकेंड थिंग, he occupies position by force, invasion, intervention, militarism, ठीक है. मतलब बेसिकली इसमें थोड़ा फोर्स वाली चीज़ें ज़्यादा आ जाती है, जैसे इन्वेड कर दिया, ठीक है, या फिर मिलिट्री का यूज़ करना, ठीक है, बेसिकली वेपन्स वगैरह का, और मतलब कोअर्जन का यूज़ करना, ठीक है. मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि एक इंट्रूड करने के पर्सपेक्टिव से रहता है डिक्टेटर, ठीक है. एंड ही बेसिकली अल्टीमेटली एक्वायर्स हिज पावर बाय सब्जुगेटिंग द सब्जेक्ट्स, ठीक है, फोर्सिंग देम टू बी येस, कि तुम मेरी बात मानो. ऑन दी अदर हैंड मोनार्की का एक क्या कहते हैं, पीपल के अंदर एक सिंपैथी रहती है, रेवरेंस रहती है, ठीक है, एंड दे आर मोर लाइक कि वो एक्सेप्ट करते हैं उसकी अथॉरिटी, ठीक है. ऑन द अदर हैंड डिक्टेटरशिप ने ये चीज़ बाय थ्रेटनिंग और बाय फोर्स यूज़ करी है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की ऑल्सो. ओके, तो जो अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी, जिसको सबसे पहले पेरिक्लीस ने एक्सप्लेन कर रखा है. ही इज़ अ ग्रीक लीडर जिसने डिफाइन किया है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो पीपल आर पावरफुल, मतलब कि लोगों के पास पावर है टू डिसाइड what would be the stances of government, what would be the actions of the government. This is what Pericles wanted. Similarly, एक और पर्सन है, इसका नाम है ब्राइस.
ही इज ऑल्सो ग्रीक एंड ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि जहाँ पे जो रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लासेस और क्लास बट इन अ कम्युनिटी एज एन होल. मतलब कि बेसिकली कि सिंगल पर्सन या फिर सिंगल कम्युनिटी के पास एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो अरिस्टोक्रेसी में गवर्न कर रही है उसके पास पावर नहीं, बल्कि कम्युनिटी एज एन होल, मतलब ऑल द सिटीजन्स हैव द पावर टू डिसाइड what would be the government doing, what would be the government be doing, or what would be the stance of government, right? Next comes the democratic form of government जो है वो मॉडर्न सिविलाइज स्टेट्स में यूज की जाती हैं. ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे जो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो भी 2 ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, डेमोस विच मीन्स पीपल एंड क्रेटन विच मीन्स टू रूल. ठीक है, सो बेसिकली रूल बाय पॉपुलर वोट या फिर रूल ऑफ पीपल. ठीक है, सो इब्राहिम लिंकन हु वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, he gave a speak in Gettysburg, ठीक है, and he said कि democracy can be defined as a government of the people, by the people and for the people. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑफ द पीपल मतलब उनके थ्रू बनती है, इसलिए जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर होगा लोगों का वो हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा जो पावर एंड इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, वो हर एक स्टेट या फिर हर एक जगह पे इक्वल लेवल पे रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द गवर्नमेंट बाय द पीपल. गवर्नमेंट बाय द पीपल का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं सब इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय द मीन्स ऑफ इलेक्शंस. ठीक है, बाय अदर मीन्स एज वेल. नेक्स्ट कम्स द गवर्नमेंट फॉर द पीपल विच मीन्स कि जो रूल ऑफ गवर्नमेंट रहेगा दैट इज फॉर द प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड गुड. ठीक है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए काम करेगी. ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की है, इसलिए उसमें क्या होगा, सब हर जगह इक्वल पावर और उनका इन्फ्लुएंस रहेगा. गवर्नमेंट बाय द पीपल मतलब कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनी गई है, इसलिए लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट लोगों के लिए बनी है, इसलिए वहाँ पे जो होगा रूल ऑफ गवर्नमेंट रहेगा वो रहेगा पब्लिक वेलफेयर के लिए. अब हम डेमोक्रेसी को 2 फॉर्म्स में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. एक आता है डायरेक्ट या फिर प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, ये जनरली ओल्डर टाइम्स पे यूज किया जाता था जब पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम थी. जैसे अब की स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, नॉट पॉसिबल इन द एरियाज वेयर दिस लार्ज पॉपुलेशन, लाइक एग्जाम्पल इंडिया. ठीक है, अगर आप छोटे सेक्शंस में डिवाइड करोगे, जैसे पंचायती राज है इंडिया में, वहाँ पे जो ग्राम सभा है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है. ठीक है, बट इन जनरल अगर आप पूरी कंट्री में बात करो डायरेक्ट डायरेक्शन डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने की, दैट इज नॉट पॉसिबल. अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या. डायरेक्ट या फिर प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप की डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे जो लोग हैं दैट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब कि बेसिकली जहाँ पे जो विल ऑफ द पीपल है इज डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड बाय मेकिंग देम से व्हाट दे वांट इन देयर गवर्नमेंट. ठीक है, या फिर व्हाट दे वांट टू डू. ठीक है, सो देखो यहाँ पे लिखा भी है, गार्डनर ने एक्सप्लेन किया है, अ प्योर डेमोक्रेसी इज कॉल्ड, ठीक है, जिसमें जो विल ऑफ द स्टेट इज फॉर्मुलेटेड एंड एक्सप्रेसली और डायरेक्टली एंड इमीडिएटली थ्रू पीपल इन द मास मीटिंग्स. ठीक है, मतलब जो पीपल हैं वो एक साथ प्राइमरी असेंबली फॉर्म करेंगे, फिर असेंबल होंगे. ठीक है, एंड दे विल बी कलेक्टिवली चूजिंग, ठीक है, बाय द मीडियम ऑफ डेलीगेट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, या तो वो अपने कुछ लोग भेज देंगे कि चाहे तुम लोग करो पहले, हम लोग इसमें अपना से देंगे. ठीक है, अब इसके 3 फॉर्म्स में मैनिफेस्ट किया जा सकता है, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम. तीनों ही डिफरेंट है. ठीक है, सबसे पहला आ जाता है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव में जो होता है, जो लोग हैं उन्होंने कोई जैसे कोई बिल आना है. ठीक है, अब जैसे कि क्लीननेस के ऊपर बिल आना है. ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, जाएंगे डायरेक्टली सिटिंग में बैठेंगे. ठीक है, जैसे टेनिस कोर्ट में बैठते हैं. ठीक है, टेनिस कोर्ट में बैठे ये लोग एंड दे कलेक्टिवली डिसाइड कि अच्छा ये होना चाहिए, कोई पर्सन कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, एंड दे कलेक्टिवली मेक अ ड्राफ्ट ऑफ द बिल. ठीक है, एंड दे साइन इट एंड वो सब कुछ होता है. तो वो इनिशिएटिव हो गया जहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली आके सब मिलके बात कर रहे हैं. ठीक है, प्लेबिसाइट ऑन दी अदर हैंड, प्लेबिसाइट क्या होता है, जहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट इशू है. देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन के थ्रू अपना गवर्नमेंट अपॉइंट कर दिया, अपने डेलीगेट्स अपॉइंट कर दिए. अब क्या हुआ, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है जिसे गवर्नमेंट अकेले डिसाइड नहीं कर सकती, वो से एक वोट क्या कहते हैं, एक बिल के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर उनसे मांगा जाता है कि आर यू इन दिस फेवर ऑफ दिस इशू और आर यू इन अगेंस्ट ऑफ दिस इशू. रेफरेंडम ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, एक पास्ड बिल होता है. मतलब जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उसने एक बिल पास कर दिया है, पर उसको जो फाइनल रैटिफिकेशन है वो मिलेगी लोगों से. इन दोनों को समझने का तरीका मैं आपको बताती हूँ. जैसे रेफरेंडम कब हुआ था, जब हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम सबको पता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अप्लाई नहीं करी थी, ठीक है, पर हम जानते थे कि जो लीडर्स थे उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड लोगों के माइंड में वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम लीडर्स थे, ठीक है। पर एट द सेम टाइम हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पूरा बना दिया तो हमने एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया था इंडिया में। रेफरेंडम बेसिकली लोगों से पूछा गया था कि क्या आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना है, एंड लोगों ने इसमें मेजॉरिटेरली हाँ बोला था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। तो लोगों ने खुद से अडॉप्ट किया है। ऑन द अदर हैंड प्लेबिसाइट एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे जो लोग हैं, जैसे जब जम्मू कश्मीर का जब इशू आया था, ठीक है, तो लोग बोला गया था कि हम प्लेबिसाइट कंडक्ट करेंगे कि लोगों को जम्मू में क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जाना है कि इंडिया में जाना है। सो दिस इज अ केस ऑफ प्लेबिसाइट, ठीक है। या फिर जब हम जूनागढ़ थे, ठीक है, जूनागढ़ में भी हमने प्लेबिसाइट कंडक्ट कराया था, जहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द लोग थे वो चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट बने, जब जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल। अब रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट में दोनों में ही येस एंड नो होता है, पर रेफरेंडम में जो बिल होगा दैट इज बीन पास्ड बाय लेजिस्लेशन एंड जस्ट नीड अ फाइनल ratification of the voters. On the other hand, plebiscite ask or questions the people whether the important issue that is being decided by the government is according to your will, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ फॉर द पीपल है ना, तो मतलब लोग जो चाहेंगे वही करेगी गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज what is the difference between the initiative, plebiscite and referendum। ये तीनों टर्म्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो ग्रीक की एंशिएंट सिटी मैंने आपको बताया था, ठीक है, एथेंस में 4th and 5th सेंचुरी BCE में जो रोम की स्टेट है वहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसी लार्ज पॉपुलेशन तो होती नहीं थी, ज़्यादा टेरिटरी भी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती थी। करंट डे कुछ प्रोविंसेस ऑफ स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस की जाती है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ग्राम सभा में प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पे लोग डायरेक्टली आ रहे हैं, दे आर कलेक्टिवली डिस्कसिंग द इशू ऑफ द विलेज। नेक्स्ट कम्स द इनडायरेक्ट और द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो है, ये इंडिया में हम जो पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं ये वहाँ पे होता है, ठीक है। फिर हम जो विधानसभा इलेक्ट करते हैं, जो स्टेट लेवल पे इलेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये जो चलती है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की वजह से चलती है, मतलब कि सब लोग वोट करेंगे। बेसिकली इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनते हैं, ठीक है, हु वुड बी बेसिकली फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। मतलब जो लोग, जैसे अगर सपोज मैं हूँ, मैंने सपोज एक ए पर्सन को वोट किया, ठीक है, आई वोट हिम फॉर लाइक, क्योंकि उसकी मेरी सेम आइडियोलॉजी या फिर वो मेरे आइडियोलॉजी से सिंक कर रहा है, ठीक है, तो वो सिंक कर रहा है तो वो मेरे आइडियोलॉजी के लिए ही काम करेगा, ठीक है। सो आई वोट फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, मेरी जो विल है, दो आई एम नॉट एक्सप्लिसिटली पार्टिसिपेटिंग इन द in the discussion process, but at the same time my point of view or my will is being presented by that particular representative, ठीक है। जैसे इंडिया में जितने भी हम लोकसभा के मेंबर्स देखते हैं वो सब क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, विल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिटीजन्स है वो इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हु वुड बी फॉर्मुलेटिंग द स्टेट की पॉलिसी, ठीक है, एंड सब कुछ कंडक्ट वगैरह करेगा, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, जब सब कुछ फिक्स टर्म के लिए होता है। जैसे इंडिया में 5 साल के लिए, 5 साल के लिए होता है ना, कि आप 5 साल के लिए लोकसभा इलेक्शंस, उसके बाद दोबारा कंडक्ट किए जाते हैं कि लेजर से आपका जो लीडर था जिसको आपने अपॉइंट किया था, अपना रिप्रेजेंटेटिव, ही इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली और योर आइडियोलॉजी हैज चेंज और यू डू नॉट फील द सेम वे, तो आपने उसका सिंक करना बंद कर दिया, तो यू जस्ट डू नॉट elect that person again or you re-elect him, ठीक है, अगर डिपेंडिंग ऑन हिज वर्क, ठीक है। सो इसमें क्या है, दोनों ही फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम देख रहे हैं कि विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट इज द रीजन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। सो ऑल सिटीजन ऑफ द स्टेट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी of participation in the political affairs of the state in contrast to monarchy और dictatorial form of government, जहाँ पे जो political power है वो किसी single या फिर किसी certain section of society में रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो political power remains in the hand of people and over here people are basically the citizens or the community as a whole and not just a single class, ठीक है। So this is what democracy is all about. Okay, तो जो next form of government है that is presidential and parliamentary। अब जो ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है दे आर कंपेरेटिवली डिफरेंट जो अपने पुरानी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखी थी, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये डेमोक्रेसी के अंडर ही आती है। मतलब अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे हैं तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो ये दोनों डेमोक्रेसी ही है, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी को आप अलग अलग तरीके से जैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। इंडिया में क्या यूज़ किया जाता है, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, दैट इज ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है, जिसे आप जो भी बोलना चाहो, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करती हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ओवरलैप करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जो लेजिस्लेचर है वो क्या है, पार्लियामेंट,
ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो पार्लियामेंट से निकल के आते हैं, जैसे इस केस में बीजेपी है, ठीक है, यहाँ पे बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर, ठीक है, जैसे अमित शाह, तो ये सब क्या है, ये एग्जीक्यूटिव पर्सन भी है, ठीक है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक एग्जीक्यूटिव पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं एंड एक दूसरे को अकाउंटेबल होते हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है, कि मतलब जो एक है वो दूसरा के फंक्शंस बहुत प्रॉपरली चेक करेगा एंड बहुत मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं पावर भी लेजिस्लेचर से ही मिलती है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया लेजिस्लेचर में अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन फॉल कर जाएगा। मतलब जैसे जो अगर सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो भी करंट गवर्नमेंट है एनडीए गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो वो लेजिस्लेचर पास करेगी। मतलब लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो खुश नहीं है इस गवर्नमेंट से, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसको फॉल डाउन कर सकती है। इंडिया यूनाइटेड किंगडम दोनों में ये चीज़ फॉलो की जाती है। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका काम है इम्प्लीमेंट करना लॉज और डिस्चार्ज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जो हेल्थ के सेक्टर में होता है, एजुकेशन के सेक्टर में होता है, जितने भी ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो सब क्या होते हैं, बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का पार्ट फॉर्म करते हैं। वो वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, ठीक है। और लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाना, ठीक है। लॉ को कैसे बनाया जाएगा, कैसे उसके कंडक्ट रहेंगे, क्या लाइक थोड़े बहुत चीज़ें जो हैं कैसे पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ये सब कुछ काम लेजिस्लेचर का है, ठीक है। अब एमपी जो प्रोफेसर एमपी जैन ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि जो गवर्नमेंट है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ में, उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. One can directly ask this as a question that what do you mean by principle of collective responsibility and which form of government particularly shows this particular principle. ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है, मतलब कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. मतलब कि अगर एक जैसे हमारे पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा XYZ प्राइम मिनिस्टर है, किसी XYZ कंपनी ABC कंट्री का XYZ प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या होता है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चल जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और अगर जैसे वो पास हो जाता है उस प्राइम मिनिस्टर के करप्शन की वजह से, चार्जेस की वजह से, तो क्या होगी, जो पूरी मिनिस्ट्रियल कैबिनेट है ना पूरी फॉल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अगर किसी एक ने भी गलती करी तो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये आप अभी इस साल पढ़ोगे भी इन क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कि मतलब सारे ही मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर एक के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या फिर एक पर्सन का ने भी कुछ ऐसा डिसफेवर या फिर कुछ ऐसा काम किया होता है जो बेसिकली कंडक्ट में नहीं है और पार्लियामेंट इज नॉट हैप्पी विद दैट वर्क, ठीक है, तो क्या होगा, पूरी मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी टू द लेजिस्लेचर। इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क्स एज ए टीम, एज ए यूनिट एंड रिस्पॉन्सिबल एज अ बॉडी ऑफ द जनरल कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि कोई सिंगल पर्सन ये नहीं बोल सकता कि जैसे आप सपोज कुछ कोई गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर एक्शन लिया, अब ये नहीं बोल सकती हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपको अगर कोई कुछ गलत काम होता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को तो पता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आप टीम एंड एज अ यूनिट वर्क कर रहे हो तो आपको ये पता होगी चीज़, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, ये दिस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसलिए से क्या बोलता है, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलता है अकॉर्डिंग टू व्हाट सर आइवर जेनिंग्स ने एक्सप्लेन किया, ही इज एन इंग्लिश लॉयर एंड अकेडमियन, ठीक है, इन्होंने बोला। एंड ऑन द अदर हैंड रिचर्ड क्रॉसमैन बोलता है प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये भी एक इंग्लिश ऑथर एंड पॉलिटिशियन है। तो बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जहाँ पे ऑल मिनिस्टर्स स्टैंड और फॉल टुगेदर इन द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट इज कैरीड एज अ यूनिटी। इसलिए इंडिया में अगर किसी भी सर्टेन पर्सन के अगेंस्ट जैसे कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन होता है तो पूरी गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर से, क्योंकि वहाँ पे, और ये चीज समझो भी ये क्यों सिस्टम अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इंडिया में हम पार्लियामेंट्री क्यों बनाते हैं भाई, हम एग्जीक्यूटिव का हेड सबसे पहली बात तो कौन है, प्रेसिडेंट है ना। मतलब नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट ही है ना, हमारे यहाँ पे रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। क्यों हमने प्रेसिडेंट को पावर नहीं दी, क्योंकि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। अगर हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता डायरेक्टली, ठीक है, तो हमने उसे पावर दी होती,
पर जैसे आप यूएसए में देखोगे तो यूएसए में लोग जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, ऑफकोर्स वहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म में इलेक्शन होते हैं वहाँ पे भी, पर वहाँ पे देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टली लोग या फिर जनता इलेक्ट करती है। ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर मतलब इनडायरेक्टली भी कह सकते हो आप थोड़ा सा कि प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट नहीं करते पर हम गवर्नमेंट को जरूर इलेक्ट करते हैं उस, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को पावर दे रखी है। ऑन दी अदर हैंड आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखोगे तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, अपना उसके पास आर्मी की पावर है, उसके पास जितनी भी ब्यूरोक्रेट्स है उसकी पावर है। तो एग्जीक्यूटिव एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन फंक्शन करता है और लेजिस्लेचर क्या होता है, वो अलग काम करता है, ठीक है, अपना लॉ मेकिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत ही प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती है। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, ठीक है, पर एट द सेम टाइम हम लोग काफी एसोसिएटेड एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बहुत ज्यादा ह्यूज लेवल पे रहता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लाइक आप कह सकते हो इंटरफेरेंस ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है, पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लाइक रिलायबल ऑन द लेजिस्लेचर, दोनों अलग अलग अपने टेन्योर एंड एक्शन के हिसाब से काम करते हैं। गार्नर ने ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया है जहां पे जो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव है, मतलब दैट इज द प्रेसिडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एज टू हिज टेन्योर कि कितना वो टाइम के लिए रहेगा, टू अ लार्ज एक्सटेंट टू हिज पॉलिसीज, मतलब ऑफ कोर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट क्यों बोला है क्योंकि कुछ पॉलिसीज में आपको लेजिस्लेचर की रैटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, पर मेजोरिटी ऑफ द पॉलिसीज में जो एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है, दैट इज प्रेसिडेंट, वो खुद से एक्शन कर सकता है, ठीक है। सो इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द नॉमिनल हेड किसे बोलते हैं, सिर्फ नाम का ही है, ठीक है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव पर्सन, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है कि सिर्फ प्रेसिडेंट नाम का नहीं है, बल्कि ऑन द अदर हैंड ही इज एक्चुअली हैविंग पावर। ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनरली डिवॉइड ऑफ पावर्स होती है। और आप ये सोचो कि इंडिया में ऐसा क्यों लाया गया, हम चाहते तो प्रेसिडेंट की पोजीशन बनाते ही नहीं, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ब्रिटेन हमने क्या किया, यूके से अडॉप्ट किया। अब यूके में क्या था, यूके में मोनार्की थी भाई, ठीक है, तो मोनार्की क्या थी, एक नॉमिनल हेड था। तो वैसे यहाँ पे नॉमिनल हेड, क्योंकि हम लोग रिपब्लिकन बोल रहे हैं, हम लोग ये सब कुछ कह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, तो हमने किसी भी मोनार्क को नहीं रखा, हमने एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, ठीक है, जो सिर्फ एक नॉमिनल एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हेड है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स बेसिकली, क्योंकि रैटिफिकेशन चाहिए होती है, फाइनल साइन आपको प्रेसिडेंट से ही मिलता है, ठीक है। अब जो हमने बात करी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ये यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, नाम याद रखने हैं थोड़े थोड़े कि कौन सी गवर्नमेंट कहाँ पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे मैंने बोला, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड अनलेस रिमूव्ड ऑन इम्पीचमेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, कि मतलब फिक्स टाइम पीरियड होगा, 5 साल का, 6 साल का, जितना भी टाइम पीरियड रहता है, उसी के बाद इलेक्शंस होंगे, ठीक है। एंड अगर अंटिल इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग मतलब जब आप ऐसा कोई करप्शन चार्जेस लग जाते हैं एक प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, और आप क्या कहते हैं उसको रिमूव करने के लिए, उस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, रिमूवल प्रोसीडिंग्स, उसे इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लेजिस्लेचर को हटाया जा रहा है, ठीक है, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि भाई ये गलत, ये कंडक्ट नहीं कर सकता एक प्राइम मिनिस्टर, फिर ये कंडक्ट नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता ये कंडक्ट, ठीक है, तो उस बेसिस पे उसको रिमूव किया जाएगा। तो इसे ये जो है, ये सिस्टम है, ये सेपरेशन ऑफ पावर भी मेंटेन करके रखता है, चेक्स एंड बैलेंस भी, चेक्स एंड बैलेंस की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ऑन द अदर हैंड जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे काफी ओवरलैप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कम्स यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म जैसे नाम ही बता रहा है, यूनिटरी मतलब कि कंट्री एज एन होल, एक कंट्री की सिंगल गवर्नमेंट रहेगी भाई, सिंगल, या फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट यूनिट्स। सबऑर्डिनेट का मतलब है कि लिटरली सबऑर्डिनेट मतलब उनके पास खुद की कोई ऑटोनॉमी एज सच बहुत ह्यूज लेवल पे नहीं होगी, उनको जो पावर्स मिलेगी वो सेंटर के थ्रू मिलेगी, ठीक है। सो इसलिए कि सेंटर टू स्टेट पावर जा रही है, फिर सेंटर टू प्रोविंसेस पावर जा रही है, तो सेंटर से यूनिट पावर जा रही है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन जहाँ पे जो होल स्टेट है, ठीक है, विद इट्स यूनिट एंड प्रोविंसेस ऑर्गेनाइज इन द सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट, कि एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरा रूल कर रही है, ठीक है। जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इट ऑल्सो क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बट इट इज सबऑर्डिनेट, ठीक है, उसको अपनी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अपने आप को गवर्न करने के लिए सेंटर से अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेलीगेट्स हैं, उनके पास कंप्लीट पावर एंड अथॉरिटी है ओवर द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब कि जो सेंटर है वो सुप्रीम रहेगी।
अब गार्डनर ने इसे एक्सप्लेन किया है जहाँ पे जो होल पावर ऑफ द गवर्नमेंट है वो एक सिंगल सेंट्रल ऑर्गन के हाथ में दे दी गई है, ठीक है, जहाँ एंड फ्रॉम विच द लोकल गवर्नमेंट डिराइव्स पावर, मतलब वहां से पावर लेती है, ठीक है। ऑटोनॉमी देते प्रोसेस इज मेनली बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है इसलिए स्टेट को पावर है, right? So we have a system of unitary government, मतलब वो बोल रहा है कि अगर कोई ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है तो मतलब वो गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होती बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सबॉर्डिनेट ए लोकल गवर्नमेंट। अब काफी लोगों का इसका पढ़ने के बाद हो सकता है कि मैम हम तो बोलते हैं कि हम क्वाजी फेडरल या फिर हम फेडरल फॉर्म ऑफ लाइक हम क्वाजी फेडरल या फिर यूनी फेडरल बोलते हैं इंडिया को, पर हमें तो सारे एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि इंडिया में आप समझने की कोशिश करो कि हम क्यों यूनिटरी नहीं है। ऑल्दो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट इज मोर पावरफुल, ठीक है, इसलिए हमारा फेडरल एलिमेंट भी नहीं है कि हमने डायरेक्ट डिस्टिंक्शन ऑफ पावर्स नहीं किया है, यूनिटरी या फिर हमारे सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है। पर ऑन दी अदर हैंड जो पावर मिल रही है वो गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है। आप समझो कि अगर जो स्टेट्स के पास पावर है वो गवर्नमेंट नहीं दे रहा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये फंक्शंस परफॉर्म करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये फंक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे अब हम बात करते हैं लिकर का केस, लिकर का केस सबने सुना है दिल्ली का, है ना। अब जो लिकर की जो लिकर है टॉपिक वो स्टेट लिस्ट में आता है, उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भाई हमें लिकर पे टैक्स चाहिए या फिर जो भी टैक्स चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का ही पूरा तरीके से अपना पावर है, वो किसने दिया है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक है। और इसका एक और समझने का तरीका ले लो, जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं तब स्टेट में होते हैं क्या हमेशा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं स्टेट में अपने अपने टाइम पीरियड पे हो रहे हैं, स्टेट की गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, ऑल दो सेंटर की गवर्नमेंट हट गई है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि द वेरी एग्जिस्टेंट डज नॉट लाइक टेल कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हट भी जाती है तब भी स्टेट गवर्नमेंट्स पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पावर दी है, उसको सुपरसीडिंग पावर दी है, ठीक है, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि हम इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं हम, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं, ये दो पावर हमने दी हैं, इसलिए हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं कह सकते अपने आप को। हमारी जो है वो यूनिटरी फेडरल या फिर क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे डिफरेंट है यूनिटरी से, कि जो टोटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट पावर है ना वो डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि भाई ये टास्क इसका है, ये टास्क इसका है, इसके बियॉन्ड ये लोग अपने अपने टास्क में जाएंगे नहीं। इसका क्लासिक एग्जांपल आपको लेना ना तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि भाई देखो ये स्टेट्स हैं, स्टेट्स के पास अपनी ऑटोनॉमी, इनके पास खुद की पावर है, ठीक है, और आप जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते इनके साथ, ठीक है। हर एक स्टेट का अपना अपना रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ऑल्दो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिवाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पावर, पर एक सिंगल पर्सन के हाथ में अभी भी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। सॉरी मतलब मल्टीपल अभी भी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई सेंट्रल अपना अलग चल रही है, स्टेट अपना अलग चल रही है, ऐसा नहीं है हमारे केस में। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि टोटलिटी ऑफ गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइड होगी, सब अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जहाँ पे लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके पास अपनी अपनी खुद की ऑटोनॉमी रहती है, ठीक है। जैसे इंडिया के केस में क्या है, 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है जो मैटर्स है नेशनल इंपॉर्टेंस को, उनको किसको दिया है, यूनियन लिस्ट में दिया है, ठीक है। 7th शेड्यूल ध्यान रखना है, ठीक है। जो स्मॉल लेवल के स्टेट लेवल की चीजें हैं उनको स्टेट लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। जो दोनों के मैटर्स हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। इनफैक्ट हमने 10th में पढ़ा था कि एक रेजिडरी लिस्ट भी होती है, जो टॉपिक्स इन तीनों लिस्ट में नहीं आए उनको रेजिडरी लिस्ट में डाला गया है, जो सेंटर के पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जरूर अडॉप्ट किया है फेडरल फीचर्स, ठीक है, पर अपने आप को कभी भी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोलता। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, मतलब स्टेट्स मिलके आई हैं, ठीक है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का लिटरल मतलब होता है कि स्टेट्स जब चाहे वो छोड़ सकती हैं, मतलब स्टेट्स खुद की विल से आई हैं, ठीक है, तो स्टेट जब चाहे वो छोड़ सकती हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है कि स्टेट्स अपने आप को सेसीड नहीं कर सकता, अपने आप को अलग नहीं बना सकता इंडिया से, इसलिए से कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि जो सारी स्टेट्स है वो सबऑर्डिनेट है एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। दिस इज व्हाट यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने फेडरल फीचर्स भी देखी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने लेआउट कर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पर एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि कैसे जो स्टेट्स जो है वो उनके पास उनको सक्सीड की या फिर
लाइक वो अपने आप को इंडिया से अलग करने की या फिर इंडिया से सुप्रीम करने की पावर नहीं दी गई है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल प्रिवेल्स इन लॉट ऑफ अदर मैटर्स, ठीक है। इसलिए इंडिया को क्वाजी फेडरल या फिर यूनिटरी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और अब मतलब आखिरी सेंटेंस तो ये बोल रहा है कि बेसिकली कैसे हर एक स्टेट की अपनी अपनी खुद की गवर्नमेंट है और हर किसी ने अपना अपना कॉम्बिनेशन बनाया। ब्रिटेन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है, ठीक है। कॉपी मतलब इन द सेंस कि हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसमें क्या है, मोनार्की भी देखने को मिलती है हमें, क्योंकि क्वीन या फिर किंग रहता है, ठीक है। डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती है और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी देखने को मिलता है। इंडिया जबकि देखो हमने सेम ही चीज़ अडॉप्ट करी थी, पर हमने क्या किया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कहते हैं हम अपने आप को। हमारे में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, साथ में क्या है, यूनिटरी फेडरल फीचर्स है, ठीक है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा एक वास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को हमने डाला है, ताकि हम लोग लार्जर क्या कहते हैं, लोगों की बातें समझ सके, सुन सकें, अपनी सर्कमस्टांसेस को देख के उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट है वो है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर, कि मतलब लेजिस्लेचर किस दो पार्ट से बना है। ऑफ कोर्स बाई कैमरल या फिर यूनिकैमरल है, वो हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले आता है फैक्ट्स ऑफ अबाउट पार्लियामेंट। अब ये जो फैक्ट्स हैं ये पुराने वाले पार्लियामेंट के हैं, ध्यान रखना, नए वाला पार्लियामेंट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मेरे को बताना अभी नए वाला पार्लियामेंट की शेप क्या है, ठीक है। तो पुराने वाले पार्लियामेंट की तो सर्कुलर थी, अब क्या है, ठीक है। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सर्कुलर, क्या शो करता है, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। चलो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी वाले पार्लियामेंट की शेप क्या है, इट्स ट्रायंगल। पर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमने क्यों ट्रायंगल रखा है, यू नीड टू कमेंट दैट डाउन बिलो, ठीक है। ये हमने देख लिया कि जो सर्कुलर शेप ऑफ पार्लियामेंट थी कि सब सर्कल में क्यों बैठते हैं, कंटिन्यूटी शो करता है कि हाँ भाई हम कंटिन्यूस डिस्कशन, हम डेलिब्रेशन, हम कंटिन्यूटी ऑफ पीपल में बिलीव रखते हैं। सेकेंड है कि जो दो हाउसेज है वो हॉर्स शू शेप में है, ठीक है। अब क्या सिग्निफिकेंस इसका, बेसिकली दोनों हाउसेज जुड़े हुए हैं, ठीक है, बोथ द हाउस आर रनिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, दोनों हाउसेज हॉर्स शू शेप में। लोकसभा में देखो तो आप देखोगे ग्रीन कारपेट बिछी होती है जो एग्रीकल्चर शो करती है। एग्रीकल्चर क्यों रखा, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडियन सोसाइटी है, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंगेज्ड है, ठीक है। वहाँ से हमारा बेसिकली देखा जाए तो लोगों ने इलेक्ट भी किया था लोगों को जब स्टार्टिंग में, जब स्थापना हुई थी पूरी लोकसभा की। तो एग्रीकल्चर इसलिए ग्रीन कारपेट शो करता है। जो राज्यसभा है वो रेड कारपेट के वहाँ पे बिछा हुआ है, क्योंकि वो रॉयल्टी एंड सैक्रिफाइस शो करता है, फ्रीडम फाइटर्स जो उन्होंने किया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। लाइब्रेरी देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की। पुराने फैक्ट्स हैं ऑफ कोर्स ये। सर्कमफेरेंस जो है उसका पूरा 1/3 ऑफ लाइक 536.33 मीटर्स, ये इतना याद नहीं रखना, बस 1/3 ऑफ अ माइल है, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, राइट। ओके, नेक्स्ट कम्स द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर दो फॉर्म्स में हो सकता है, एक होता है बाई कैमरल, एक होता है यूनिकैमरल। जो बाई कैमरल फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन है वहाँ पे दो हाउसेज या फिर दो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। इंडिया में क्या है, ऑफ कोर्स बाई कैमरल है, जहाँ पे लोग, जैसे हमारे इसमें यूनियन लेवल पे क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा है, ठीक है, दैट इज हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यू नीड टू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज नेम्स। कभी कभी पूछ ले रहता है कि लोकसभा को क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोला जाता है, जो भी आपका राइट, ठीक है। देन कम्स विधानसभा, ठीक है, ये स्टेट लेवल पे होता है, एंड विधान परिषद। अब जो विधान परिषद है, ठीक है, ये हर स्टेट में नहीं होती है, कभी कभार जैसे कुछ स्टेट है जहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस की रिक्वायरमेंट है, इतनी बड़ी है ही नहीं वो स्टेट, तो वहाँ पे विधान परिषद नहीं होती। इंडिया के केस में सिर्फ 6 ही ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे विधानसभा एंड विधान परिषद हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं साइज में। तो वहाँ पे आप देखोगे कि विधानसभा एंड विधान परिषद देखने को मिलती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटीजन्स को, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्ट किए गए हैं बाय लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके लिए होते हैं, हाउस ऑफ पीपल के लिए, लोकसभा के मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं। जो हमारे 500+ मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, फिर 400+ जो भी आपका जैसे भी रहता है वो हर एक कंट्री के हिसाब से वैरी करता है, वो हाउस मतलब बेसिकली लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट कम्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ने किया इलेक्ट या फिर नॉमिनेट होके आया। अच्छा, आपने अभी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा नहीं है, पर इस साल आप बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप समझो कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जैसे राज्यसभा में, जैसे इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल, सबको पता है कि जया बच्चन भाई राज्यसभा में है, राइट।
मतलब आई थिंक लाइक हाँ सबको ही पता है ये चीज़, राइट। तो अब राज्यसभा में अब जैसे जया बच्चन है, तो अब क्या है वो कैसे इलेक्ट हुई है, वो नॉमिनेट की गई हैं। नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। जनरली 12 कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए जाते हैं जो किसी फील्ड ऑफ आर्ट, एकेडमिक्स, कल्चर, स्पोर्ट, साइंस, इनको ऐसे नॉमिनेट क्यों किया जाता है, ताकि जो स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है, या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक्सपर्टीज़ या फिर एमिनेंट पर्सनस की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम उसको एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाना, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स, राइट। ऑन दी अदर हैंड हमने क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बेसिकली अब क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश ने क्या किया, अपने कुछ 10-15 अपने क्या कहते हैं इलेक्शन करे, ठीक है, अपने जो भी उनका काउंसिल है, काउंसिल ऑफ द स्टेट जो भी उनका रहेगा, सपोज यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट का जो भी है, सो दे बेसिकली डिसाइड कि कौन उनके साइड से नॉमिनेशन जाएगा, कौन रिप्रेजेंटेटिव जाएगा उस स्टेट का, ताकि जो स्टेट की वॉइस है वो भी लाई जा सके, कि जैसे कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई जैसे लेजिस्लेचर है, कोई पार्लियामेंट है, पास कर रहा है बिल, ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स उन्होंने बोला हाँ हाँ ये पास कर दो, ठीक है, पर एट द सेम टाइम जब वो राज्यसभा में आया तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो स्टेट के डिसफेवर में है, तो स्टेट की पावर छीन रहा है और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, तो रीचेक करना, चेक करना हैज या फिर इल कंसिडर्ड पीस ऑफ लेजिस्लेशन, उसको चेक करना किसका काम है, इसका राज्यसभा का, ठीक है, एंड अपना एडवाइस देना, एक्सपर्टीज देना अपनी, ठीक है, फिर कोई ऐसा इशू जहाँ पे डिफरेंट स्टैंड पॉइंट रह सकता है, एक अलग ओपिनियन रह सकता है, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लाइक द होल कंट्री, तो उसको क्या काम करेगा, उसको रीचेकिंग का काम कौन करेगा, राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द यूनिकैमरल लेजिस्लेशन। यूनिकैमरल में क्या है, सिंगल लेजिस्लेटिव हाउस है। इसका क्या मतलब हो सकता है भाई, यहाँ पे क्या लोग चेक करना नहीं चाहते, नहीं ऐसा नहीं है। यूनिकैमरल लेजिस्लेशन वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है जहाँ की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली छोटी है, जहाँ की टेरिटरी छोटी है, ठीक है, जहाँ पे जो वो नीड ही नहीं है 2 हाउसेस की, ठीक है, कि जहाँ पे माना जाता है कि जो इंटरेस्ट ऑफ पीपल है दैट इज इंपॉर्टेंट, और क्योंकि जो हाउस है, ठीक है, जो लोअर हाउस है जिसे हम कहते हैं, जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है, तो वो पीपल के इंटरेस्ट को तो होल्ड कर ही रहा है ना, तो उसको बिना किसी डिले या फिर कॉन्फ्लिक्ट के इनैक्टमेंट करना चाहिए उस लेजिस्लेशन का, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे ये केस होता है टर्की, और टर्की छोटी कंट्री है, वहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहाँ के लोग कम है, वहाँ पे टेरिटरी कम है, तो वहाँ पे ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की होती है। बांग्लादेश कंपेरेटिवली इंडिया से बहुत छोटा है, तो वहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ नेशन है, एक ही हाउस है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि कौन से हाउस में क्या बोला जाता है, ठीक है। अब मैंने बताया ना कि सिर्फ 6 ही स्टेट्स हैं। देखो हमें सबसे पहली बात तो 28 स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, 8 यूटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 24 स्टेट्स हैव यूनिकैमरल। अब ये 24 स्टेट्स ने तो बहुत ही बदतमीजी से लिखा हुआ है, इनको लिखना चाहिए था यहाँ पे कि ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24 स्टेट्स एंड क्या कहते हैं, यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे समझो कि जो 24 स्टेट्स हैं वो सिर्फ स्टेट्स नहीं है, यहाँ पे यूटीज भी इंक्लूड करी गई हैं इन्होंने, ठीक है। देयर आर 6 स्टेट्स जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। दीज आर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। इसे कैसे याद रखोगे, सबसे बड़ी स्टेट्स इंडिया में, जितनी भी बड़ी स्टेट्स हैं सबको दिया हुआ है जनरली बाई कैमरल, ठीक है। ऐसे आप ऊपर से स्टार्ट करो, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर आता है, ठीक है, मतलब इन सब में से। देन उसी की साइड में बिहार, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साइड में क्या है, कर्नाटका, कर्नाटक के साइड में क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना के साइड में क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी स्टेट्स यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन हमें देखने को मिलती है। अब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का। ऑफकोर्स नंबर ऑफ हाउसेस क्या रहेंगे, एक में 1 रहेगा, एक में 2 रहेगा, ठीक है। जो शेयरिंग ऑफ पावर रहेगी वो शेयर्ड बिटवीन 2 रहेगी ऑफकोर्स इन बाई कैमरल में। ऑन दी 1 में तो एक ही के पास रहेगी। डिसीजन में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंट क्यों होता है कि भाई सिर्फ एक ही हाउस डिस्कस करके डेलिब्रेट करके फटाफट बिल पास कर रहा है, ठीक है, उसको बार बार क्या कहते हैं 2 हाउसेस से पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो डिसीजन मेकिंग होती है थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे दोनों हाउसेस से बिल पास कराना पड़ता है अप्रूवल, और थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है, ठीक है। सूटेबिलिटी देखें तो ये बेस्ट सूटेड रहती है स्मॉलर स्टेट्स के लिए, बाई कैमरल जो रहती है वो लार्जर स्टेट्स के लिए, ताकि उनकी मल्टीपल आ सके। जैसे यूएसए में भी, यूएसए क्योंकि इतना बड़ा है उसमें मल्टीपल स्टेट्स हैं इन्वॉल्व, ठीक है, इसलिए वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन फॉलो की जाती है, ठीक है। ओके, तो हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं कि क्या मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमने डील करे थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके क्या मेन फंक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसका ऑफ कोर्स द मोस्ट ऑब्वियस वर्क है टू मेक लॉज, ठीक है, टू बेसिकली फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर जनरल फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर देखें, ठीक है, इज टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट अपॉन द इम्पॉर्टेंट इशूज एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड लॉज एंड रूल्स,
ठीक है। तो पार्लियामेंट, असेंबली, कांग्रेस, ये सारी जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी बार यूज़ किए जाते हैं रादर देन यूजिंग द वर्ड लेजिस्लेचर इन वेरियस कंट्रीज। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कांग्रेस बोली जाती है, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट है। ठीक है। जो पार्लियामेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से निकल के आया है, पार्ले, ठीक है, विच इज़ अ वर्ड दैट मीन्स टू स्पीक। ठीक है। सो बेसिकली जब आप कोई मीटिंग करते हो, कोई आप डिस्कशन करते हो, डेलिब्रेशन करते हो, सो पार्लियामेंट मीन्स अ प्लेस वेयर वी कैन मीट फॉर डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशन। ठीक है। सो दैट इज हाउ पार्लियामेंट वर्ड इज डिराइव। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, डिस्कस करना, डेलिब्रेट करना अपॉन द इशूज एंड मेकिंग लॉज, राइट। तो सबसे पहला वाला फंक्शन क्या आ जाता है, ठीक है, एक्सप्रेसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द विल ऑफ द स्टेट एंड एनैक्टमेंट ऑफ लॉज, ऑफ कोर्स, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, विल ऑफ द स्टेट को फुट फॉरवर्ड करना। विल ऑफ द स्टेट क्या होगी, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये सब कुछ क्या है, ये विल ऑफ स्टेट है। अब विल ऑफ स्टेट यहाँ पे क्या माना जाता है, डेमोक्रेसी है विल ऑफ स्टेट। ठीक है। ओपिनियंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, पब्लिक इशूज, ये सारे क्या हैं, ये सारे विल ऑफ द पीपल है, विल ऑफ द स्टेट है। ऑन द अदर हैंड जब मोनार्की या फिर डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर विल ऑफ द स्टेट क्या होता है, इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रूलर। जैसे सपोज इन नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन जो चाहता है, व्हाट इज हिज विम्स एंड फैंसीज, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडियन गवर्नमेंट देखोगे तो वो कोई भी पॉलिसी रहेगी तो बोलेगी अच्छा हाँ जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाई, सो इट वॉज फॉर द इंडियन सिटीजन्स, राइट। सो सिमिलर मैनर पे सब लोग ऐसे गवर्न करते हैं। ठीक है। अब आ जाता है लॉज व्हेन इनैक्टेड आर कॉल्ड एक्ट्स। ठीक है। एक्ट क्या होता है, एक एक्ट ऐसा लॉ होता है जिसको पास कर दिया गया है, ठीक है, जो एक बार इनैक्ट हो चुका है, अब उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो इन्फोर्स कर रहा है। ठीक है। जो एक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ होते हैं। अब इसे सोर्स ऑफ लॉ क्यों कह रहे हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ, देखो सबसे पहले बात तो सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है किसी चीज़ का ओरिजिन। ठीक है। तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जब हमारे कोई एक्ट्स बने हुए हैं, है ना, कि लाइक हमारे लेजिस्लेचर ने बोला कि भाई चोरी करना, जैसे हमारे सपोज एक लॉ आया, ठीक है, आईपीसी आया, ठीक है, अब आईपीसी में लिखा हुआ है थेफ्ट इज अ क्राइम, ठीक है, इट इज एन ऑफेंस। तो अब क्या होगा, वो सोर्स ऑफ लॉ है ना, कि अगर तुम्हें बोले, अगर तुम किसी को चोरी करते हो पकड़ते हो तो तुम क्या बोलोगे उसे कि भाई चोरी करना क्राइम है। ठीक है। हाउ डू यू से इट, बिकॉज ऑफ द ओरिजिन की एक एक्ट बना हुआ है आईपीसी में। ठीक है। आईपीसी एक एक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि चोरी करना क्राइम है। तो सोर्स ऑफ लॉ, कि ये लॉ कहता है, आप कैसे बोलोगे कि आईपीसी में लिखा है, तो एक्ट क्या है, एक ऐसा लॉ जो पास हो गया है, और ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ होता है किसी भी कंट्री को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने का, किसी भी इंस्टीट्यूशन, छोटे से छोटे इंस्टीट्यूशन या फिर स्टेट का। जैसे हर एक स्टेट का, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपने क्या कहते हैं, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं। आपकी एल्मनाक जो होती है उसमें आपके सारे स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, तो वो भी क्या एक एक्ट है, क्योंकि वो साइन हो चुका है। ठीक है। पर अगर आप देखोगे लीगल टर्म्स में तो एक्ट इज लाइक मोर ऑफ अ टर्म जहाँ पे प्रेसिडेंट को एसेंट मिल गया है, राइट। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक एक्ट की जरूरत होती है। सो ऑल लेजिस्लेशन दैट आर इनैक्टेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस। ऑफ कोर्स आप कोई लॉ क्यों लाओगे, किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए, कि अगर आप कोई लॉ ला रहे हो, जैसे इंडियन पिनल कोड में थेफ्ट है, ठीक है, तो आपने से क्यों लाया, ताकि थेफ्ट ना हो, आपने से ऑफेंस कर दिया और साथ में पनिशमेंट दे दी उसकी। ठीक है। क्यों किया है, ताकि सोसाइटी में क्राइम कम हो। ऑन द अदर हैंड इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है आपकी बुक में, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, किस लिए आया था, कंज्यूमर के राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पीडी सेटलमेंट के लिए। ठीक है। तो ये सारे एक्ट्स किस लिए लाए जाते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि विल ऑफ द स्टेट को प्रेजेंट करना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने। सो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज, और फर्स्ट नहीं, गवर्नमेंट नहीं बोलूंगी, मतलब गवर्नमेंट भी कह सकते हो आप। लेजिस्लेचर का काम क्या है, सबसे पहला एक्सप्रेसिंग द विल ऑफ द स्टेट एंड एनैक्टमेंट ऑफ लॉज। सेकंड आता है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अगेन हमारे यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम तो रहता ही है। ठीक है। आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखोगे सेपरेशन ऑफ पावर्स में, ठीक है, कि कैसे आपके 3 वेरियस ऑर्गन्स हैं, और आप कंपेयर भी करोगे उनको डिफरेंट कंट्रीज के साथ, राइट। तो अब आ जाता है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ठीक है। आर्टिकल जो 75 सब क्लॉज 3 है, जो हमने अभी प्रीवियसली देखा था ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, तो वो यही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है। कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एक साथ राइज करेंगे और एक साथ फॉल करेंगे, बिकॉज दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ठीक है। नेक्स्ट कम्स पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस चेक्स एंड इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी थ्रू कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस।
इसका मतलब बेसिकली ये हो जाता है कि जैसे कोई मनी बिल आया, ठीक है, अब मनी बिल आया, क्या हुआ, वो प्रेजेंट हुआ लोकसभा के सामने। अब लोकसभा में जो पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं वो सब मिलके बोलेंगे अच्छा यार ये सही है कि नहीं, ये चीज़ बजटरी प्लान है कि नहीं, कि क्या यहाँ पे करप्शन के हमें चांसेस दिख रहे हैं कि नहीं। तो कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, कोई भी अगर बोलेंगे कि साल का बजट ये रहेगा तो भाई लोकसभा मिलकर डिसाइड करेगी क्या साल का बजट ये रहेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट इस तरीके से एक चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर कर रहा है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन पे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अगर किसी एक के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर गया, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी पास आउट कर जाएगी, पूरी फॉल डाउन कर देगी। उसके अलावा क्या कहते हैं 0R होता है, ठीक है, जिसमें लाइक क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, आप लाइक कॉलिंग अटेंशन मोशन कर सकते हो कि देख आप चाहोगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको डिस्कस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को, परफॉर्मेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करके रखता है कि हाँ भाई ये करप्ट ना हो जाए के ऑफिसर्स, ठीक है। आपको अगर पावर में रहना है, बेसिकली अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑन पोजीशन रहना है तो उनको पूरी मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट से, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड एनैक्टमेंट ऑफ लॉज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक बिल पास होता है, क्या है सिस्टम, ठीक है। सबसे पहली बात तो बिल क्या होता है, बिल होता है किसी भी स्टैच्यूट का ड्राफ्ट। स्टैच्यूट क्या होता है, स्टैच्यूट होता है एक जैसे फॉर्मुलेटेड लॉ बन गया, ठीक है। जैसे अब आपकी कोई बुक है, ठीक है, हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हमको बोलते हैं आईपीसी, या फिर हमको बोलते हैं सीआरपीसी, ठीक है। ये क्या है, सब स्टैच्यूट्स हैं। स्टैच्यूट्स क्या होता है, जो प्रॉपर मेड कंडक्ट बुक्स हैं, ठीक है। अब जो बिल है ऑन द अदर हैंड इसका ड्राफ्ट है, मतलब इसका जो प्रपोजल फर्स्ट टाइम प्रपोजल जो सबमिट किया गया है, ठीक है। और जो बिल होता है वो सबसे पहली बात प्रेजेंट किया जाता है कहाँ, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, तो चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी बिल अगर लॉ बनेगा या फिर कोई स्टैच्यूट बनेगा लेटर, ठीक है, या फिर कोई एक्ट बनेगा लेटर, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, उसको पहले बोथ दी हाउसेस से अप्रूव कराना पड़ेगा मेजोरिटी के साथ। जो भी क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सर्कमस्टांसेस हैं, आप पढ़ोगे स्पेशल मेजोरिटी एंड सिंपल मेजोरिटी के बारे में, ठीक है, वो हर एक इशू से रिलेटेड अलग होता है। जैसे किसी इशू पे आपको चाहिए कि हाँ भाई नहीं यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यहाँ पे सिंपल चाहिए, तो वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस वैरी करते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों हाउसेस से पहले पास कराना है, उसके बाद आपको प्रेसिडेंट की एसेंट भी चाहिए होती है उस बिल के ऊपर, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर, ठीक है। कोई भी अगर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है बाय मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर इन द सेंस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे सपोज फाइनेंस का बिल या फिर मनी बिल रिलीज किया गया है, ठीक है, बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का पार्ट बन रहा है ना। जब हम बोलते हैं एनडीए गवर्नमेंट है, तो जो हमारे अमित शाह है वो एनडीए गवर्नमेंट से है ना, तो इसलिए कोई मिनिस्टर अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसे हम बोलते हैं मिनिस्टीरियल बिल या फिर गवर्नमेंट बिल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई प्राइवेट मेंबर या फिर कोई और मेंबर लोकसभा से सपोज उसे लगता है कि भाई ये प्रपोजल सही है, ठीक है, और अगर मेजोरिटी मान जाती है तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी और मिनिस्टर को लगता है कि भाई दो ही इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, पर क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है तो वो अपना बिल ला सकता है सामने, उससे बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल, पर उसके लिए उसको मेजोरिटी चाहिए होती है कि हाँ भाई लोग कहें कि हाँ भाई ये बिल सही है, तभी पास होगा आगे, ठीक है। अब लेजिस्लेचर जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, वो मेंशन कहाँ करे हुए हैं। अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें, ऑर्डिनरी बिल मैं बताती हूँ क्या होता है। ऑर्डिनरी बिल जैसे आपको पहले इसके लिए समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल हमारा मेंशन है आर्टिकल 109 से 110 तक, ठीक है। इसमें क्या है, मनी बिल्स आ जाते हैं। मनी बिल्स क्या होते हैं, जितने भी फाइनेंसेस, ठीक है, जितने भी इम्पोजिशन, एबॉलिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्स, ठीक है, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या काम करती है कमेंट में लिखना जरूर, ठीक है, अदरवाइज तो आप आगे पढ़ते ही जाओगे कि क्या क्या करती है, ठीक है। ऐसे या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन सबकी पेमेंट प्रोसीजर्स करना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सब कुछ सैलरी वैली देना, पूरे उसका बजटरी प्लान वगैरह सब चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, मनी बिल में आ जाती हैं, ठीक है। कि कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की साइड से होगा, कितना हम लोग को टैक्स वगैरह मिलेगा, ठीक है, जितना टैक्स, कैसे टैक्स लाया जाएगा, कैसे हर साल जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना निर्मला सीतारमन की, ठीक है, तो वो सब कुछ क्या है वो मनी बिल के अंडर आता है, ठीक है। तो अब क्या है वो मनी बिल है। अब मनी बिल के अलावा जितने भी बिल होते हैं वो सारे उनको ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 107 से 108 में मनी बिल के ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताया हुआ है, और आर्टिकल 109 से 110 तक मनी बिल के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि दो अलग अलग टाइप के बिल्स क्या होते हैं। अब क्योंकि आप कंटिन्यूटी में याद करोगे तो आपको ईजी रहेगा। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल बताया हुआ है 107 108 में, 109 110 में मनी बिल है, और 1111 में
एसेंट ऑफ क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है कि उसकी क्या प्रोसीडिंग्स रहेगी, कैसे प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा, कितने टाइम फ्रेम के अंदर उसको क्या कहते हैं एक्सेप्ट करना है प्रेसिडेंट को, कैसे एक्सेप्ट करेगा वगैरह वगैरह, सारी प्रोसीडिंग्स इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब ऑर्डिनरी जो बिल है ना वो किसी भी हाउस में आ सकता है, कि मतलब चाहे तो कोई राज्यसभा का मेंबर, ठीक है, जो क्या कहते हैं जैसे एस जयशंकर है, एस जयशंकर कहाँ के राज्यसभा के मेंबर है। अब उन्होंने ले जैसे कोई बिल लाया है, ठीक है, कोई बिल लाया है फॉरेन पॉलिसी पे, तो ही प्रेजेंटेड इट इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में ओरिजिनेट हो सकता है, वैसे ही लोकसभा में भी हो सकता है। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मनी बिल है, ठीक है, वो हाउस ऑफ पीपल में ही प्रेजेंट किया जा सकता है एंड नॉट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों किया गया कि सिर्फ लोकसभा में क्यों प्रेजेंट किया जा सकता है ये बिल? इसका सिंपल सा मतलब ये है क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं दे आर मोर सुपीरियर टू राज्यसभा इन टर्म्स ऑफ कि वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और डायरेक्टली इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है, वो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पूरा स्टेट है ना। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है बाय लोग। ठीक है, इसलिए हाउस ऑफ पीपल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड इसलिए उनको बोला गया कि आप जो लोगों के पैसा है, जो लोगों, क्योंकि देखो मनी बिल में क्या आ जाता है, अबॉलिशन टैक्स। ठीक है, टैक्स कौन दे रहा है, जनता दे रही है। ठीक है, तो जनता के डिसीजंस कौन लेगा, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसलिए जो मनी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द लोकसभा। अब इसके आगे आप प्रोसीडिंग्स जो है वो अपनी पॉलिटिकल साइंस में देखोगे, इसमें आपकी लीगल स्टडीज की बुक में इतना ज्यादा नहीं है कि कैसे राज्यसभा को दिया जाता है, वो चाहे तो वो एक्सेप्ट करे या तो वो वापस भेजे, पर अगर दोबारा लोकसभा ने उनको भेज दिया, ठीक है, कि नहीं भाई ये तो बिल सही है, तो उनको एसेंट देना ही पड़ता है, उनके पास मनी बिल के ऊपर नहीं होता। ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनरी बिल वो विद होल्ड कर सकते हैं, मनी बिल को नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, पूरे साल में जितने भी एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, रिसीट्स हुई हैं गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है, पूरा फाइनेंशियल ईयर पे वो सब जमा की जाती है, उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स कि प्रेसिडेंट शैल कॉल द स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब बता देखो, हमने सबसे पहले देख लिया कि कैसे ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जरूरत है। ठीक है, जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेज में आ सकता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ली। अब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसको रीड आउट किसमें किया जाएगा, बोथ दी हाउसेज में। प्रेसिडेंट के लिए बोला गया कि प्रेसिडेंट मेक श्योर करे कि जो क्या कहते हैं ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये लोकसभा में भी प्रेजेंट की जाए और राज्यसभा में भी प्रेजेंट की जाए। ठीक है, कोई भी मेंबर है इस पर डिबेट कर सकता है, ठीक है, इस प्रपोज्ड बिल के ऊपर या फिर किसी भी प्रपोज्ड बिल के ऊपर, ठीक है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो मनी हो। ठीक है, इसके अलावा जनरली लिखा हुआ है कि अ बिल इज पास्ड आफ्टर 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग्स क्या होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट। अब लोकसभा राज्यसभा का ऑर्डर चेंज हो सकता है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मनी बिल। ठीक है, अभी जनरली वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभार ऐसी चीजें होती है जहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जहाँ आपको स्टेट की एसेंट चाहिए, या फिर आपको जहाँ पे कोई रेफरेंडम प्लेबिसाइट कंडक्ट करना पड़े। ठीक है, वो हर किसी के सर्कमस्टांसेस वेरी करते हैं, इसलिए जनरली टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली जो नेक्स्ट अब आ जाता है वो है लेजिस्लेचर का जुडिशियल फंक्शन। अब लेजिस्लेचर जुडिशियल फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हमने लास्ट टाइम देखी थी, इफ यू रिमेंबर। इम्पीचमेंट क्या होता है, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस बिफोर टर्म। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सबकी इम्पीचमेंट अगर इनको अपने टर्म से पहले हटाना है, ठीक है, तो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के अंदर इनकी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है, इट परफॉर्म्स अ जुडिशियल फंक्शन व्हाइल डिसाइडिंग द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस। मतलब साथ में वो जब एलोकेशन ऑफ पावर्स करता है, ठीक है, कितने मेंबर्स के पास क्या क्या पावर होंगी, जैसे जो सब कमिटीज बनती हैं, जो अदर जूनियर कमिटीज बनती हैं, कितनी प्रिविलेजेस होंगे उनके पास, क्या राइट्स होंगे, क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, ये सारे जो हैं वो प्रॉपर हाउस डिसाइड करता है। प्रॉपर जो कंडक्ट होता है, जैसे यहाँ पे आपका दे भी रखा है, ठीक है, जो स्पीकर होता है, डेप्यूटी स्पीकर होता है इन द लोकसभा, ठीक है, ही वुड बी डिसाइडिंग एवरीथिंग। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा में। ठीक है, सो डेप्यूटी चेयरमैन, अच्छा मेरे को बताना कि और क्या पोजीशन क्या कहते हैं होल्ड करता है। एंड ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, कैसे, किस हमारा जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो कौन होता है और अभी हमारा करंट डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, ये आप कमेंट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट तो अब आ जाता है लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, कि एक लेजिस्लेचर का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इलेक्शन करना। ठीक है, इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का।
ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हो रहे हैं, हाउसेज जो क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ रही हैं स्टेट की, सब कलेक्टिवली आके बैठ रही हैं, एक इलेक्टोरल कोलाज बना रही हैं जहाँ पे पूरे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंडक्ट हो रहे हैं। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं जहाँ पे मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हो कि जो मेंबर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, वो इलेक्ट करेंगे 2 मेंबर्स, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, बताया मैंने आपको भी। ठीक है, जो राज्यसभा के मेंबर है वो डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे। इनका काम क्या होता है, देखो, स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर, डिपेंड करता है आपको चाहिए कि नहीं डेप्यूटी स्पीकर, जनरली स्पीकर ही होता है। स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन ये दोनों अलग अलग हाउसेस के हैं। इनका काम है जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जितना भी डिस्कशन होगा, उसको सुपरवाइज करेगा। ठीक है, अब मेरे को बता दो कि हमारा स्पीकर भी कौन है भाई अभी करंट। ठीक है, और कौन सी गवर्नमेंट से, ऑफ कोर्स वो तो बीजेपी से ही होगा दोनों, राइट। तो ये दोनों हमें देखने को मिल जाता है। इसमें आप बोलोगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये है कि अब देखो, ये जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट किसका पार्ट बनता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का है ना। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कैसे फंक्शन करेगा? जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो उसकी प्रेसिडेंट के अंदर जो आर्मी है वो कैसे फंक्शन करेगी, ठीक है, या फिर जो प्रेसिडेंट है वो किसकी एडवाइस पे काम करेगा, ठीक है, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसकी एडवाइस पे काम करेगा, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका वो किसकी एडवाइस पे काम करेगा। तो वो सब कुछ समझ आएगा आपको जब आपका डायरेक्टली इलेक्शन लेजिस्लेचर करेगी। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को भी लेजिस्लेचर इलेक्ट कर रही है, इसलिए कंट्रोल रहता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है कि हाँ भाई ये बंदे सही काम करेंगे क्योंकि हमने इन्हें इलेक्ट किया है, राइट। सो दिस इज व्हाट legislature is all about. Next comes the executive organ of the government. ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द एग्जीक्यूटिव का लिटरल मतलब गवर्नमेंट ही होता है वैसे तो। ठीक है, इसलिए जो गवर्नमेंट बनती है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन से ही बनती है। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ जाता है? ठीक है, हमारे सबसे पहले तो प्रेसिडेंट, ठीक है, अभी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो स्टेट मिनिस्टर जितने भी सारे आ जाते हैं, ये सब क्या है? ये सब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। ठीक है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, IAS IFS, ठीक है, IPS ऑफिसर, ये सब क्या है? ये सब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में आ जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी बोल सकते हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बोल सकते हो, सारे किसके अंदर आ जाते हैं? गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, राइट। अब सबसे पहले इनका फंक्शन क्या होगा? ऑफ कोर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात तो जैसे देख, सबसे पहले समझो कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। जैसे कंट्री में क्या हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, वेलफेयर हो सकता है, जो हमने देखा जितने भी फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे वो सब मतलब इंटरनेशनल मैटर्स हो, डिफेंस हो, ठीक है। जैसे अभी नेक्स्ट कम्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या हो सकता है भाई? लॉज बनाना। कैसे? देखो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, कैसे? इसमें क्या होता है? बेसिकली एग्जीक्यूटिव को पावर दी जाती है कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजंस ले सकते हो, ऑन द स्पॉट रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकते हो। ओके, अब इसका हम एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल समझने के लिए हम लोग ले सकते हैं कि ऑन द स्पॉट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, ठीक है, कि लेट अस से इवैक्यूएशन ऑफ स्कूल। ठीक है, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे थे टू स्कूल्स की यहाँ पे बॉम्ब लगा है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? पुलिस ने फटाफट एक्शन लिया, स्कूल को इवैक्यूएट कराया। ठीक है, उसमें क्या हुआ? रूल्स एंड गाइडलाइंस लाई गई कि भाई क्या कहते हैं, नोबडी वुड बी अलाउड टू एंटर द बिल्डिंग। अब ये देखा जाए तो कोई रूल नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग में तो कोई भी जा सकता है ना, ठीक है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं। पर क्या हुआ? उन्होंने ऑन द स्पॉट रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए फॉर द मोर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोई भी एक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑन द स्पॉट काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्डर्स लाते हैं। मतलब ऐसे ना था कि ये ऑर्डर आया है भाई, ये ऑर्डर कंडक्ट करना है, ठीक है, ये ऑर्डर, या फिर ऐसे ऑर्डर आया कि भाई ड्रिल परफॉर्म करनी है, ठीक है, या फिर ये रेगुलेशन आया कि हाँ इतनी तारीख से बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, ठीक है, ये बाय लॉ आया, ये सर्कुलर आया कि भाई ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फिर जितने भी लॉज वगैरह जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन लाती है ना, ये सब कुछ क्या हो गया? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया। कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है कि पार्लियामेंट के अलावा कोई और बॉडी बना रही है, जैसे सपोज ट्राइब्यूनल बना रहा है, ठीक है, या फिर कोई सर्टेन बॉडी बना रही है, ठीक है, इसके पास पावर है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना पॉलिसीज ला रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को डेलीगेटिंग द पावर of the legislation to executive, the parliament empowers different people or bodies to integrate more डिटेल्स ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे जहाँ पे कोई जो लॉ है, ठीक है, वो बोल नहीं रहा उस चीज़ पे, ठीक है, पर दैट इज मोर देन ऑब्वियस कि भाई ऐसे कंडक्ट होनी चाहिए। तो उस पर कौन लॉज बनाएगा? उस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है। पुलिस ऑन द स्पॉट ऑर्डर्स बना सकती हैं कि नहीं भाई यहाँ पे बैरिकेड्स लगाओ, यहाँ पे ये वाली रोड हम ब्लॉक करेंगे क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट है, ठीक है। तो ये के ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया गया है, राइट। सो दिस इज एन ऑर्डर, ऑन द स्पॉट ऑर्डर। तो दिस इज व्हाट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट कम्स ऑर्डिनेंस।
ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस ऐसा एक लॉ होता है जो प्रेसिडेंट बोलता है, प्रेसिडेंट असेंट देता है इसको, ठीक है। प्रेसिडेंट बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें इमीडिएटली एक लॉ चाहिए जो कंट्री के लिए सुप्रीम इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है, तो हम एक ऑर्डिनेंस लाएंगे। अब समझो कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, देखो ध्यान से चीज़ें समझने वाली है कि पार्लियामेंट जो है वो 2 बार सेशन में बैठता है, ठीक है। एक होता है क्या कहते हैं मानसून सेशन, ठीक है, होता है कि विंटर सेशन, ठीक है। 2 बार पार्लियामेंट साल में बैठेगा, ठीक है, उसके बीच में सब अपने अपने मिनिस्टर्स अपनी अपनी जगह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 बोलता है कि प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं, क्योंकि देखो पार्लियामेंट जब सेशन में होगा तभी बिल पास होंगे, है ना, उसके बीच के टाइम पीरियड में तो बना रहे हैं ना बिल। लेट्स जस्ट से कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे ये पर्टिकुलर लॉ लाना है, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक ऑर्डिनेंस पास करेंगे। ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा? वैसे तो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, ऑफकोर्स विद दी रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, ठीक है। यूनियन कैबिनेट बोलेगा तो प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास करेंगे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्पररी लॉ भी कहते हैं इसे, ठीक है। क्यों बोलते हैं टेम्पररी लॉ? क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड टू सिट विद इन 6 वीक फ्रॉम व्हेन द ऑर्डिनेंस इज इंट्रोड्यूस, ठीक है। 6 हफ्ते के अंदर अंदर जब ऑर्डिनेंस पास ऑन किया गया है उसको पार्लियामेंट को बैठना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑर्डिनेंस इज ऑल अबाउट। तो इसलिए टेम्पररी लॉ होता है कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और इमीडिएटली इफेक्टिव लॉ बनाना है, पर एट द सेम टाइम उसको बाद में आप पार्लियामेंट से रेटिफाई भी करोगे। क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को क्या कहता है, अकाउंटेबल भी है हमारी कंट्री में, राइट। सो दिस इज व्हाट ऑर्डिनेंस इज अबाउट। नेक्स्ट कम्स दी एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शंस। क्या होता है इसमें? एग्जीक्यूटिव को जितने भी टैक्सेस इंपोज करने होते हैं, कलेक्टिंग टैक्सेस, अपने क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर्स को कलेक्ट करना, ठीक है, बजट बनाना पूरे साल का, ठीक है, और उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, उनकी सैलरीज वगैरह, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करके रखना, नेशनल पॉलिसी बनाना, फाइनेंशियल ग्रांट्स जो मिलती हैं बाहर वाली जैसे IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से, उसको करना, एक्वायर के देखते हैं कि अगर कंट्री को ज़रूरत है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो वो कहाँ से लोन्स लेगी या फिर कहाँ से फाइनेंशियल ग्रांट्स अरेंज करेगी। ये सारा काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का फाइनेंशियल फंक्शन है। नेक्स्ट लास्ट टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिव इज जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन में क्या आ जाता है? जो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है टू ग्रांट पार्डन। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा चीज़ कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी गिल्टी पर्सन को रिहा कर सकता है, ठीक है। ऑल्दो प्रेसिडेंट कभी नहीं करता है चीज़, पर उसके पास ये पावर है, ठीक है। सो दिस पावर ऑल्दो इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, पर उसके पास जुडिशियल पावर है कि भाई वो किसी की भी गलती माफ़ कर सकता है, किसी की भी, ठीक है। ऑफकोर्स करते नहीं है, पर उसके पास ये पावर है, ठीक है। जस्ट इन केस अगर कोई चीज़ मॉरली एथिकली करेक्ट होके वो उसने ही डिड समथिंग, ठीक है, जो कंट्री के हित में, अब ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, बट येस इट कैन हैपन, ठीक है। या फिर किसी की पनिशमेंट को सस्पेंड करना कि कुछ टाइम के लिए कि अच्छा नहीं, इस बंदे को अभी इस टाइम की अभी इसको पनिशमेंट नहीं कर सकते तो हम लोग थोड़ा सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। फिर लेसन करना किसी की पनिशमेंट, चालान ट्राइब्यूनल है, ठीक है, वो आपकी कम कर दे, राइट, पनिशमेंट। फिर आपको कोई स्पेशल ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है, आप या फिर कोई आपको एक्सचेंज एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड कर दे, ठीक है, पर्सन की पिटिशन पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल फंक्शन है कि वो जुडिशरी की तरह भी मतलब पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है कि हाँ भाई पनिशमेंट कम कर दी, पनिशमेंट दे दी, किसी और फॉर्म की दे दी, सस्पेंड कर दिया उसको, वगैरह वगैरह। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। नेक्स्ट कम्स द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, ठीक है। सबसे पहला और सबसे क्लियर फंक्शन तो है टू हियर एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स, ठीक है। देखो केसेस तो होते रहते हैं, क्यों? क्योंकि सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है, सिटीजन्स और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, फेडरल यूनिट्स मतलब जो हमारी स्टेट्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे वाटर के ऊपर, वाटर शेयरिंग के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल पे ऑफ कोर्स डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और ये सबको डिसाइड किस हिसाब से किया जाता है? सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। इस साल आपको सब्सटैंटिव लॉ भी बता रखा है, प्रोसीजरल लॉ भी बता रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। सो वील बी डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर सेक्शन इन द नेक्स्ट मतलब जो भी चैप्टर अपकमिंग चैप्टर्स है उसमें हमारा पूरा चैप्टर है सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ पे, वो बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो डिस्प्यूट जो है एंड एडजुडिकेशन जितने भी होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ सॉल्व किए जाने चाहिए, ठीक है, विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है, और इंटरवेंशन या फिर इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि इम्पार्शियल होने चाहिए एंड टाइम बाउंड जस्टिस होने चाहिए। मतलब
वही है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। तो मतलब विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में किए जाने चाहिए। दूसरा फंक्शन आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर दी गई है जुडिशरी को कि वो एग्जामिन कर सकती है किसी भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट को, ठीक है। लेट्स जस्ट से आज पार्लियामेंट को हमने पावर दे रखी है। अब पार्लियामेंट क्या करता है, एक लॉ रिलीज करता है कि सारे लोगों को क्या कहते हैं, लेट्स से क्या कहते हैं, हिंदू, जितने भी हिंदू लोग हैं, ठीक है, लेट्स से कि जितने भी हिंदू लोग हैं उन सबको 50% डिस्काउंट इस चीज़ पे, ठीक है। कुछ भी रैंडम लॉ ले आए ये लोग, ठीक है। एंड अब ये क्या है, ये इक्वालिटी सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। अब जुडिशरी चाहे तो नहीं, वैसे तो वो कर ही देगा इस पे एक्शन, ठीक है। जुडिशरी विल टेक एन एक्शन, ठीक है। अगर कोई पर्सन फाइल करता है, जुडिशरी विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट दिस लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट, एंड अगर उसे ऐसा लगता है कि वो कॉन्ट्रवीन कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रवीन कर रहा है किसके साथ, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो उसको डिक्लेयर कर सकता है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, उसको बिल्कुल क्लियरली कट आउट कर देना, ठीक है। या फिर किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है, आपको Then comes judiciary and its jurisdiction. अब judiciary होता क्या है? It is the set of courts having civil and criminal jurisdiction. ठीक है, सिविल क्या होते हैं, सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं जो, अगर उसको बेसिक फॉर्म में समझाया तो पहले समझते हैं क्रिमिनल क्या होता है। क्रिमिनल होता है कोई भी ऐसा ऑफेंस जो हमारी आईपीसी में लिखा है। आईपीसी या फिर जब हम बीएनएस बोलेंगे, ठीक है, बीएनएस में कोई भी क्राइम लिखा है, कोई भी ऑफेंस लिखा है, वो क्रिमिनल आ जाता है। उसके अलावा जितनी भी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ठीक है, कोई ऐसी डिस्प्यूट हो गई, तो वो क्या है, सिविल डिस्प्यूट होते हैं। जितने भी फैमिली मैटर्स आते हैं वो सब सिविल में आ गए। क्रिमिनल में ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे ऑफेंस दे रखा है कि भाई ये तो ऑफेंस है हमारे लॉ के अंदर, ठीक है। अब जैसे जैसे डाइवर्सिफाई हो रही है, स्टेट के फंक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो वैसे आर्बिट्रेशन आ गया, कंसिलिएशन आ गया, ट्राइब्यूनल्स आ गए। अच्छा, आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अगले साल देखोगे पूरा 12th में इन डेप्थ, पर लाइक अगर आपको जानना है तो दिस इज वेरी गुड। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ट्राइब्यूनल्स आप पता होना चाहिए। ट्राइब्यूनल्स आप इस साल देखोगे, पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन आप नेक्स्ट ईयर देखोगे। जब मैं आपको ट्राइब्यूनल्स पढ़ाऊंगी तो आई विल बी गिविंग यू अ ब्रीफिंग ऑफ आर्बिट्रेशन एज वेल, और जब मैं 12th की वीडियो डालूंगी तो यू कैन हेयर दैट वीडियो आउट एज वेल, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी फॉर क्लैट परस्पेक्टिव एज वेल, ठीक है। अब आ जाता है, इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। अगर समझे, ट्राइब्यूनल्स को समझा देती हूँ आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्यूनल्स बेसिकली एक ऐसी बॉडी होती हैं जो पूरी जुडिशरी नहीं है, लाइक वो जजेस जुडिशरी के अंदर नहीं आते, वो कोर्ट नहीं है, पर वो सेमी कोर्ट्स हैं। जैसे हमारी कंट्री में क्वाजी फेडरल चल रहा है ना, कि पूरी तरीके से कोर्ट नहीं है पर हाँ कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वाजी कोर्ट्स हैं, ठीक है। ये क्वाजी कोर्ट्स क्या होते हैं, ऐसे कोर्ट्स मतलब जो प्रॉपरली कोर्ट भी नहीं है, ठीक है, पर एट द सेम टाइम कोर्ट्स के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जनरली। जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल होता है कि जितने भी इनकम से रिलेटेड जितने भी घपले वाले केसेस आएंगे ना, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल जाएंगे। तो अब दो ये कोर्ट है, पर इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मिक्स्ड होता है ऑर्गन, ठीक है। तो ये वैसे ही एग्जाम्पल दे रखा है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, ठीक है, कंज्यूमर ट्राइब्यूनल, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो ट्राइब्यूनल बना है, ठीक है। कोई भी जो कोर्ट है, अब इंडिया में तो देखो जाए तो मैजिस्ट्रेट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स डिसीजन, जो है उसको बोला जाता है जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर, अवॉर्ड, ये सारे टर्म सेम है, ठीक है। डिसीजन को आप कुछ भी बोल सकते हो इनमें से। नेक्स्ट कम्स इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इन लॉज को इंटरप्रेट करने का काम भी किसका है, जुडिशरी का, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर कोई लॉ है जो एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस क्या होता है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, समथिंग दैट इज अनक्लियर, ठीक है। एम्बिगुअस मतलब इसका डबल मीनिंग निकल सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग है तो उसको डील करेगा। समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, अगेन दैट इज द वेरी सेम थिंग, ठीक है। फिर किसी चीज पे साइलेंट है, लॉ ने बात ही नहीं करी है इस चीज पे, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बात ही नहीं करता है इस चीज पे, ठीक है, तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, जुडिशरी करेगा, ठीक है। या फिर कोई चीज ऐसी है जो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, मतलब एक लॉ तो ला दिया गया है, ठीक है, पर अब वो क्या है, वो हमारे जो लॉ ऑफ द लैंड या फिर कोई बेसिक जनरल नेचुरल लॉ, जैसे कोई लॉ ऐसा बना दिया गया जो जस्टिस के अगेंस्ट है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है, एंड देखा जाएगा कि उसका पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है। नेक्स्ट कम्स द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, कि अब प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस दे सकते हो किसी भी कहते हैं किसी भी लीगल मैटर्स पे, ठीक है। लेट्स से कि प्रेसिडेंट को कोई लीगल
नॉलेज का कुछ लीगल क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेश्चन ऑफ जनरल पब्लिक या फिर कोई जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है तो वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। रोल ऑफ जुडिशरी एज एन एक्टिविस्ट, रोल ऑफ जुडिशरी एज एन एक्टिविस्ट क्या हो सकता है, PIL जितने भी फॉर्म होते हैं। एक्टिविस्ट क्या होता है, एक्टिविस्ट जो खुद से एंगेज कर रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ऐसी चीज लगती है जो इमरजेंसी इन नेचर है या फिर जिसपे बात करनी चाहिए या फिर जिसपे लॉ आना चाहिए या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे जस्टिस डिनाई हो रही है, ठीक है, तो उस चीज को अपफ्रंट करना, ठीक है, बाय पीपल, ठीक है, बाय पीपल की दो मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं हुई है। देखो आप कोर्ट में तभी जा सकते हो जब आपके साथ कोई दिक्कत है, राइट, पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपको एक ऐसा प्रोवाइड करती है कि आप ऑन दी बिहाफ ऑफ अदर्स उनको रिप्रेजेंट करते हुए आप कोर्ट में आ सकते हो, ठीक है। ये एक टूल है जिसपे अंडर प्रिविलेज लोगों को, मार्जिनलाइज लोगों की वॉइस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट सुने, ठीक है। दिस इज द रोल ऑफ जुडिशियरी एज एन एक्टिविस्ट। सुप्रीम कोर्ट इसलिए PIL ले आया, ठीक है, ऑल्दो PIL को एक्सेप्ट करना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि अच्छा ये टॉपिक एक्चुअली PIL के अंदर फॉल करता है कि नहीं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप कर सकते हो। पर आप ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट का ही मैटर ला सकते हो कि जो आपका सिर्फ अकेले का मैटर नहीं है बल्कि पूरी पब्लिक इससे अफेक्ट हो रही है, ऐसा मैटर लाना है। द लास्ट फंक्शन इज, इसका जो पावर है लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का, ठीक है, कि वो फ्रेम कर सकती है रूल्स, एग्जीक्यूट कर सकती है अपने आप का ओन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्लासिक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आप बोलते हो कि जितना भी चलता है, जितने जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, जितने भी जजेस कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, जो आप क्या कहते हो वकालतनामा, आप देखोगे अगले साल वैसे सब कुछ, ठीक है, पर जो वकालतनामा साइन होता है, जितना भी कोर्ट के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, किस प्रोसीजर से होंगी, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करता है। देयर इज नो रोल ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट जुडिशरी का आखिरी फंक्शन है कि इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड एक चेक्स एंड बैलेंस भी मेंटेन करते रखता है टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने सारा कवर कर लिया कि क्या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, क्या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।